ये भी बात कही गई कोर्ट में कि दोनों ही चार्जशीट्स में कितना फर्क है, जो जांच एटीएस ने की और उसके बाद जो जांच एनआईए ने की, उसकी उन दोनों चार्जशीट में फर्क साफ नजर आता है। ऐश्वर्या जी, और बिल्कुल कोर्ट ने यह भी कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कोर्ट ने यह कहा है कि आप अभी तक ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, और यही बात बाहर आके वकील भी मीडिया पर्सन्स को बता रहे थे कि किस तरह से ऑनरेबल जज ने इस बात को नोट किया है कि दो अलग अलग चार्जशीट में दो अलग अलग बातें की गई हैं, और इसीलिए यह कैटेगोरिकली कहा गया कि ना किसी इंडिविजुअल के खिलाफ कोई प्रूफ आप एस्टैब्लिश कर पाए हैं, ना आप उस मोटरसाइकिल का शैसी नंबर आप उसको दिखा पाए हैं, ना आप ये बता पाए हैं कि आरडीएक्स जम्मू कश्मीर से लाया गया, ना आप ये प्रूव कर पाए हैं कि आरडीएक्स वहां रखा गया या फिर किसने रखा। और ये बात कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और उन बाकी 5 लोगों के लिए है। 7 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है, एक्विटल किया गया है, और ये कहा गया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और ये बात ऑन रिकॉर्ड जज ने कही है, जो बाहर आके वकील रिटीरिएट कर रहे हैं सुचारिता। ये बात एक बार फिर वो सवाल खड़ा करता है उस समय की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पे, क्योंकि वकील ये कह रहे हैं, और अभी हम विनय कटियार जी से भी बात कर रहे थे, वो सब ये कह रहे हैं कि इट वाज अ पॉलिटिकल ड्रामा। वो ये कह रहे हैं कि ये सब पॉलिटिसाइज था, इसलिए ये पॉलिटिशियंस के दबाव पे किया गया। तो ये कौन से पॉलिटिशियंस थे जिनके दबाव में सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंकवाद शब्द कॉइन किया? आज वो सारे सवाल एक बार फिर खड़े होते हैं कि ये कौन सा षड्यंत्र था, क्योंकि ये बात साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित बहुत समय से कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है, उनके ऊपर दबाव डाला गया कि वो भगवा आतंकवाद मान लें, उनको शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं दी गई, और ये वो सारी बात कोर्ट में भी रखी गई। और ये वो सारी बात अब आके वकील बता रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू एस्टैब्लिश एनी कनेक्ट। तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि जो वकील थे दूसरी तरफ के, वो ये साबित नहीं कर पाए कि ना साध्वी प्रज्ञा, ना कर्नल पुरोहित, ना ही जाहिरकर और बाकी 4 लोगों का कोई कनेक्शन मालेगांव ब्लास्ट के साथ था। रत्ती भर भी प्रूफ प्रोसिक्यूशन के पास नहीं है, इसीलिए कोर्ट उनको बाइज्जत बरी कर रहा है, और 1 या 2 को नहीं, 7 के 7 को। जी सुचारिता, बहुत बड़ी बात है, 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं कोर्ट द्वारा, और ये वो 7 आरोपी हैं जिन्होंने समय समय पर अपनी आपबीती बताई। उन्होंने बताया कि कैसे फैब्रिकेटेड केस है, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे यातनाएं उन्हें दी गई सिर्फ ये साबित करने के लिए और उन्हें उकसाकर ऐसे बयान लेने के लिए जिससे कि ये पूरा केस एस्टैब्लिश हो पाए। आज बड़ी बात जो कोर्ट ने कही है वो ये भी कि जो सबूत फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए वो मिलावटी थे। ये बहुत बड़ी बात कोर्ट कह रहा है। इसका सीधा मतलब यह है, आमतौर पर जब जांच होती है किसी ब्लास्ट साइट से फोरेंसिक एविडेंसेस भेजे जाते हैं जांच के लिए, लेकिन मिलावटी सबूत रखना, इसका क्या मतलब है ऐश्वर्या? जरा ये समझना होगा। इसका मतलब यह है कि क्या उस समय का, जैसा आप कह रहे हैं, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ऐसा था जिसने ये करवाया, उस समय ये करवाया? एक बार आचार्य लोकेश मुनि के पास चले जाते हैं, उनसे जरा एक रिएक्शन ले लूं। आचार्य जी, बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी जीत, और ये जो कहा गया था भगवा आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद के तहत ये हुआ, उन सबको ये जवाब है। रिपब्लिक भारत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा था, और मैं इतना ही कहूंगा, सत्यमेव जयते, न्याय की जीत हुई है, और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो सचमुच में यह साबित हुआ, हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, और भगवे को आतंकवाद से जोड़ना यह कदापि स्वीकार्य नहीं है। भगवा तो क्रांति का, भगवा देशभक्ति का प्रतीक है, और सारी तमाम इच्छाओं को स्वाह करने के बाद जो अग्नि से रंग उत्पन्न होता है वो भगवा है। भगवा हमारी आन बान शान है, और अंत में पुनः कहूंगा, सत्यमेव जयते, न्याय की जीत हुई है। भगवान के घर में देर हो सकता है, अंधेर नहीं है। इसकी सारे देशवासियों को प्रसन्नता है। रिपब्लिक भारत के माध्यम से मैं भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। देखिए, जो बातें कही गई, कोर्ट ने जो बातें कही हैं आचार्य जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें यह भी कहा गया कि जो सबूत ही पेश किए गए वो ओरिजिनल सबूत नहीं, यानी मिलावटी सबूत थे। ये क्या बताता है आचार्य जी, आपको क्या लग रहा है? तो सुनकर के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भला ऐसे कैसे हो सकता। आज जज जो ये बात जब कह रहे हैं
कि कोई सबूत ही नहीं और फॉरेंसिक में मिलावट है। मैं तो अवाक हूं। जो हमारा देश संविधान से चलता है, जिस देश के अंदर लोकतंत्र है, जिस देश के अंदर जो है न्याय प्रणाली पर सबको विश्वास है, वहां पर जज के द्वारा जब इस बात को स्थापित किया गया है, यह सचमुच में झकझोरने वाली बात है, अवाक रहने वाली बात है कि फॉरेंसिक सबूतों के अंदर मिलावट होना और किसी चीज का सबूत ही नहीं होना, न आरडीएक्स का, न लाने का, न बाइक का, अपने आप में एक अनूठा केस है। मैंने आज दिन तक 65 वर्ष के जीवन में ऐसी नजीर नहीं देखी है। ये देख करके मैं दंग हूं, आश्चर्यचकित हूं, अवाक हूं। मेरे पास शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए। मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और यह खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है। अवधेश जी, आपने तो इस पूरे कार्यकाल को देखा है, किस तरह से इस बारे में कहा गया कि ये भगवा आतंकवाद के तहत किया गया। उसके बाद 2009 में भी हमें याद है, जिस वक्त जब ये सब कुछ हुआ, जब मुंबई में हमला हुआ, उसके बाद भी सैफरन टेरर की बात बार बार कही गई है, तो वो भी कहा गया। मैं एक बार जरा, मुझे बताया जा रहा है मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले पर शिवसेना सांसद कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनवा देते हैं। आखिर सच्चाई की जीत हो रही है। 17 साल से ये केस चालू था। बहुत से आर्मी ऑफिसर ने बताया था कि एटीएस के दबाव में से कारण उन्होंने बयान दिया था। कुछ भी ये साध्वी और कर्नल पुरोहित, इनके बारे में एक भी पुरावा नहीं मिला है। इससे ये साबित हो रहा है कि निर्दोष के ऊपर कार्रवाई की थी और आज सच्चाई की जीत हो रही है। कांग्रेस हिंदू दहशतवाद के नाम का एक लोगों में गलतफहमी फैलाने की जो कोशिश कर रही थी दबाव की नीति से, ये आज ओपन हो रही है, खुल गई है। ये जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने इसे सैफरन टेरर बताया था। आप मानते हैं कि आखिरकार सच्चाई अब सामने आ गई है? 17 साल तक जो ऑडियल है साध्वी प्रज्ञा का और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का, वो चलता गया, अरेस्ट भी हुए थे, काफी एटीएस का दबाव था। फिर एटीएस के बाद 2011 के बाद ये मामला एनआईए को ट्रांसफर हुआ। देखो, वो तो पहले से ही साध्वी जी और कर्नल पुरोहित बोल रहे थे कि हम निर्दोष है, लेकिन सिर्फ कुछ समाज को, कुछ धर्म को खुश करने के लिए हिंदू दहशतवाद के नाम पे गलतफहमी लोगों में घुमाने के लिए इसी तरह का जो कार्रवाई की थी, आज लोगों के सामने आ गई है कि गलत तरीके से ये कार्रवाई की थी। ठीक है, तो आपने पॉलिटिकल रिएक्शंस अब आना शुरू हुए। अवधेश जी, मैं जो सवाल पूछ रही थी आपसे, इतने साल आपने ये देखा है पूरा केस? मैंने केवल देखा नहीं है, मैं 2001 से लेके 2019 तक दुनिया भर के प्रत्येक आतंकवादी घटनाओं पर लिखा है, उसका फॉलो अप किया है। देखिए, 3 मामले को हिंदू आतंकवाद का मामला बनाया गया था, जिसमें सबसे अंतिम मामला है 2007 में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, 2007 में हैदराबाद का मक्का मस्जिद ब्लास्ट और तीसरा मालेगांव ब्लास्ट था। 2018 में एनआईए कोर्ट ने मक्का मस्जिद ब्लास्ट में असीमानंद सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लगभग इसी प्रकार की टिप्पणी थी। उसके बाद 2019 में समझौता विस्फोट के सभी आरोपियों को, जिसमें असीमानंद, लोकेश शर्मा सारे थे, उनको बरी कर दिया। और आज मालेगांव विस्फोट में सारे लोग बरी हुए हैं। यही फैसला आना था, लेकिन देश को संपूर्ण रूप से बदनाम करने का जो षड्यंत्र किया गया। मैं आपसे, ऐश्वर्या जी भी हैं, एक वहां के पुलिस कमिश्नर थे उस समय, जिनको कि पद्म पुरस्कार मिल चुका है। ये उस समय कमिश्नर थे। आज उनके बारे में क्या टिप्पणी होगी देश की? क्योंकि जब साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि वो चांडाल है, वो जान करके हम लोगों को फंसा रहा है, पूरे देश में एलिट क्लास में वो पूछे जाते थे। उनके अंदर जो एटीएस गठित हुआ था, उसने क्या कैसे काम किए थे, जरा इसको समझने की आज जरूरत है कि यूपीए शासन काल में आतंकवाद निरोधक दस्ते, उससे संबंधित चीजें कैसे हो रही है। आरवीएस मनी को मत भूलिए, जो कि गृह मंत्रालय में अवर सचिव थे। उन्होंने कहा कि मुझे पर दबाव डाला गया कि पहले नरेंद्र मोदी को फंसाओ। ये छोटा षड्यंत्र नहीं था कि जब वो इशरत जहां मारी गई तो उसमें नरेंद्र मोदी को फंसाओ, उसके बाद गलत एफिडेविट जारी करो, फिर अमित शाह को फंसाओ और अमित शाह जेल में डाले गए, और फिर योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश कुमार को फंसाओ, वो सब उनके बयान में है। तो ये एक सामान्य षड्यंत्र नहीं था। मैं देश से पूछना चाहता हूं, अगर ये साबित हो गया होता कि ये तीनों ब्लास्ट हिंदुओं ने किए हैं,